हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएनएच, जिसको हम बोलते हैं पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये टॉपिक आखिर होता क्या है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हमने एनीमिया की सीरीज स्टार्ट की थी और एनीमिया की सीरीज में हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हीमोलिटिक एनीमिया। तो लास्ट एनीमिया जो हमने डिस्कस किया था वो था हीमोलिटिक एनीमिया। क्या होता है हीमोलिटिक एनीमिया, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके ब्लड में जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है, अगर मान लीजिए ब्रेक करने लग जाए तो क्या होगा, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में आरबीसी का जो काउंट होगा या जो नंबर होगा वो डिक्रीज होने लगेगा। और आरबीसी का काउंट है, नंबर डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे आरबीसी ब्रेक कर रही है तो इसलिए क्या नाम दे दिया, हीमोलिटिक। तो एनीमिया कौन सा हो गया, हीमोलिटिक एनीमिया। अब वही एक सवाल कि आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय हो रही है, ब्रेक हो रही है, तो कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, कोई डिसीज, कोई डिसऑर्डर, कोई पैथोलॉजी रही होगी जिसकी वजह से आरबीसी ब्रेक कर रही है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आरबीसी के अंदर प्रॉब्लम हो, ये मान लीजिए आरबीसी है, ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत है, आरबीसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, यानी इसका पर्सनल मैटर है, इंटरनल कोई फैक्टर है जिसकी वजह से आरबीसी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। या फिर हो सकता है कोई बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर है जो इस आरबीसी को ब्रेक कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई एंटीबॉडी हो सकती है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है जिसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो दो फैक्टर हो सकते हैं, अंदर का फैक्टर और बाहर का फैक्टर। तो अंदर के फैक्टर से आरबीसी डिस्टर्ब होती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्राकॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। इंट्रा मतलब अंदर, और किसी आउटसाइड फैक्टर की वजह से डिस्टर्ब होती है आरबीसी तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। बात समझ में आई? अगर इंटरनल फैक्टर की वजह से डिस्टर्ब हो रही है तो इंट्राकॉर्पस्कुलर डिफेक्ट, और आउटसाइड फैक्टर की वजह से डिस्टर्ब हो रही है तो एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। अब हम एक बार इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंट्राकॉर्पस्कुलर डिफेक्ट यानी कि अंदर दिक्कत है, ठीक है। अब ये जो इंटरनल फैक्टर जो है जिसकी वजह से आरबीसी डिस्टर्ब हो सकती है, या इंटरनल डिफेक्ट है जिसकी वजह से आरबीसी डिस्टर्ब हो रही है, ये दो तरीके का हो सकता है। ये जेनेटिक हो सकता है या फिर एक्वायर्ड हो सकता है। यानी कि आरबीसी के अंदर जो डिफेक्ट है वो जेनेटिक हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि या तो वो बंदा उस डिफेक्ट को लेके पैदा हो रहा है और वो डिफेक्ट जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहा है, या फिर वो जो डिफेक्ट है वो उसको पैदा होने के बाद, आफ्टर बर्थ आया है, और ये सिंस बर्थ है। यानी कि आरबीसी के अंदर डिफेक्ट है या तो सिंस बर्थ है, जब से पैदा हुआ है तब से है, या फिर आफ्टर बर्थ है। आफ्टर बर्थ है तो एक्वायर्ड, सिंस बर्थ तो जेनेटिक। अब जेनेटिक में कौन कौन से होते हैं, मेम्ब्रेन डिफेक्ट, यानी आरबीसी की मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत है तो ये तो इंटरनल फैक्टर है ना, आरबीसी के अंदर कोई एंजाइम नहीं बन पा रहा है, या आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन बनता है वो एबनॉर्मल बन रहा है, तो ये सारे इंटरनल फैक्टर है। और ये कैसे फैक्टर है, इनहेरिट। ये प्रॉब्लम्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। इसके एग्जांपल्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। हमने हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, G6PD डेफिशिएंसी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इन सबको बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। आज हमको जो डिस्कस करना है वो करना है एक्वायर्ड फैक्टर, यानी कि आरबीसी के अंदर की एक ऐसी दिक्कत, आरबीसी के अंदर की ऐसी दिक्कत जो पेशेंट को, जो पर्सन को आफ्टर बर्थ हुई है, यानी ऐसा डिफेक्ट जो उसको उसके पैदा होने के बाद हुआ है और जिसकी वजह से आरबीसी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये इंट्राकॉर्पस्कुलर डिफेक्ट है, यानी आरबीसी के अंदर की प्रॉब्लम है, लेकिन हुई कब है, उसको पैदा होने के बाद, और ये इकलौती प्रॉब्लम है और उसका नाम है पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। तो बेसिकली इतनी देर से मैं तो कॉन्टेक्स्ट समझा रहा था कि मुद्दा क्या है, पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे ओरिजिनली आते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया क्या होता है। मैंने आपको बता दिया, ओनली एक्वायर्ड इंट्राकॉर्पस्कुलर डिफेक्ट है, यानी ये इकलौता ऐसा डिफेक्ट है आरबीसी के अंदर का। कैसा है, आरबीसी के अंदर का डिफेक्ट है, और जिसकी वजह से क्या होती है, आरबीसी ब्रेक करती है, और ये एक्वायर्ड नेचर का होता है, यानी आफ्टर बर्थ होगा, आफ्टर बर्थ उस पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम अराइज होगा। इसमें होता क्या है, तो इसमें सिंपल क्या होता है कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। यानी इस डिसीज में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, अभी आरबीसी ब्रेक करेंगी, आरबीसी ब्रेक करेंगी तो आरबीसी के अंदर से क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये यूरिन के थ्रू पास आउट होता है, यूरिन के थ्रू पास आउट होता है। जब हीमोग्लोबिन यूरिन के थ्रू पास आउट हो तो इसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिनूरिया। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिनूरिया। तो यहां वर्ड आया हीमोग्लोबिनूरिया, वो क्लियर हो गया आपको, हीमोग्लोबिनूरिया। नेक्स्ट वर्ड है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब ये है कि ये जो पास आउट होता है ये सिर्फ नाइट में होता है। क्या होता है, सिर्फ नाइट में होता है, या तो नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग, दिन में नहीं होगा। पैरोक्सिमल का मतलब क्या होता है, पैरोक्सिमल का मतलब होता है सडन अटैक, सडन अटैक। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस डिसीज नहीं है,
कंटिन्यूअस डिसीज होती तो दिन में भी जब वो यूरिनेशन के लिए जाता तब हीमोग्लोबिन पास होना होता, तब भी उसकी यूरिन रेड होनी चाहिए थी। यूरिन रेड किसकी वजह से हो रही है? हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन जो रेड यूरिन आ रहा है वो या तो नाइट में आ रहा है या अर्ली मॉर्निंग में आ रहा है, दिन में नहीं आ रहा है। तो ये सडन अटैक्स है, कंटिन्यूअस डिसीज नहीं है, इसलिए नाम हो गया पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। एक एक वर्ड का मतलब पता चल गया। पैरोक्सिमल मतलब सडन अटैक है, नॉक्टर्नल मतलब नाइट में होगा, हीमोग्लोबिनूरिया मतलब हीमोग्लोबिन यूरिन के थ्रू पास आउट होगा। बात समझ आ रही है? अब ये डिसीज होती क्यों है, इसकी इटियोलॉजी समझते हैं, इसका कॉज समझते हैं। तो बेसिकली ये एक एक्वायर्ड सोमेटिक म्यूटेशन है। इसको समझने से पहले थोड़ा और बैकग्राउंड में जाते हैं। एक साइंटिस्ट थे अगस्ट वेस्टमैन, उनकी एक थ्योरी थी, ठीक है। उनकी थ्योरी में कहता है कि हमारी जो बॉडी है वो दो तरह की सेल्स से मिलकर बनी होती है। एक का नाम होता है सोमेटिक सेल्स, और जो दूसरी सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो होती हैं जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स होती हैं ये सिर्फ हमारे गोनेड्स में होती हैं, सेक्स ऑर्गन्स में होती हैं, यानी टेस्टिस या ओवरी के अंदर होती है। बाकी पूरी बॉडी, होल बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सोमेटिक सेल्स। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई म्यूटेशन इन सोमेटिक सेल्स में होगा तो वो म्यूटेशन से होने वाला जो अफेक्ट है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई डिफेक्ट इन जर्म सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में होता है कोई भी म्यूटेशन, तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में उसका इफेक्ट पास आउट होगा। यानी सोमेटिक सेल्स में अगर कोई म्यूटेशन होता है तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट जनरेशन में देखने को नहीं मिलता है, और जर्म सेल्स में अगर कोई म्यूटेशन होता है तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है, क्योंकि जर्म सेल्स से स्पर्म और ओवम बनाती हैं और उसी से न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है। अब इस बेसिकली इस बीमारी में यानी पीएनएच में क्या होता है, जो म्यूटेशन होने को मिलता है वो सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है। अगर म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स में हो रहा है इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होगा। ये किस नेचर का होगा? एक्वायर्ड नेचर का होगा। यानी जो पेशेंट है उसको पैदा होने के बाद ये दिक्कत हुई थी और उसी के साथ ये दिक्कत खत्म हो जाएगी, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे एक्वायर्ड का मतलब हुआ कि ये जो इसमें जो म्यूटेशन होता है वो कैसा है? एक्वायर्ड नेचर का है, आफ्टर बर्थ होगा। सोमेटिक मतलब सोमेटिक सेल्स में होगा और नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होगा, जर्म सेल्स में ये म्यूटेशन नहीं होता है। अच्छा, होता कहां है? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो बोन मैरो के अंदर, ये आपका बोन है और ये बोन के अंदर क्या है? बोन मैरो है। बोन मैरो में सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं यही हमारी सारी ब्लड सेल्स बनाती हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो। तो हमारे बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है उसके अंदर हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं, और ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं यही हमारी सारी ब्लड सेल्स को बनाती हैं। इन हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के एक्स क्रोमोसोम, रिपीट अगेन, ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो हैं इनके एक्स क्रोमोसोम पे एक जीन होता है, उसको बोलते हैं पीगा जीन। क्या बोलते हैं? पीगा जीन। क्या बोलते हैं? पीगा जीन। इस पीगा जीन का क्या काम होता है? ये पीगा जीन जो होता है वो जीपीआई एंकर्स बनाता है। क्या बनाता है? जीपीआई एंकर्स। एंकर्स मतलब कोई किसी को बांध के रखता है, ठीक है। तो ये क्या है? जीपीआई एंकर्स हैं। ये जीपीआई एंकर्स क्या करते हैं? हमारी मेम्ब्रेन पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ये हैं, इन मॉलिक्यूल्स को इस मेम्ब्रेन पर बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, ये जीपीआई एंकर्स। अगर ये जीपीआई एंकर्स नहीं होंगे तो ये मॉलिक्यूल्स अपनी इस पोजीशन पे नहीं होंगे। तो आई रिपीट अगेन, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स पे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम जो होता है उस एक्स क्रोमोसोम पे पीगा जीन होता है। इस पीगा जीन का काम होता है जीपीआई एंकर्स का फॉर्मेशन करना। ये जीपीआई एंकर्स क्या करते हैं? कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखते हैं ऑन मेम्ब्रेन। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल बता देते हैं जो इंपोर्टेंट है। CD55 जिसको डेफ भी बोलते हैं, डिके एसिलरेटिंग फैक्टर। एक CD59 है जिसको मिरल भी बोलते हैं, दैट इज मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस। कुछ और होते हैं वो बट अभी के लिए हमारे पास इंपोर्टेंट नहीं है। C8 बाइंडिंग प्रोटीन भी होता है, ल्यूकोसाइड एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी होता है, इनको भी बाइंड करके रखते हैं, बट हमारे लिए अभी ये दोनों इंपोर्टेंट, ठीक है। ये दोनों जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं CD55 और CD59, इनको जीपीआई एंकर्स जो होते हैं वो बाइंड करके रखते हैं ऑन मेम्ब्रेन। और इन दोनों प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? इन दोनों प्रोटीन मॉलिक्यूल का फंक्शन होता है टू कंट्रोल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को कंट्रोल करना। बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, C1 से लेकर C11 तक। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं, और अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये सेल का लाइसिस करा सकती हैं। यानी अगर ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाए तो ये सेल का क्या कर सकती हैं? डिस्ट्रक्शन करा सकती हैं। तो इसलिए इनको रेगुलेट करना जरूरी है। इसलिए इनको क्या करना जरूरी होता है? रेगुलेट करना जरूरी होता है। और रेगुलेट कौन करता है? CD55 और CD59 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिनको कौन होल्ड करके रखता है? जीपीआई एंकर्स। अब देखो इस डिसीज में क्या होता है, इस पीगा जीन में म्यूटेशन हो जाता है।
इस पीगा जीन में अगर म्यूटेशन होगा तो क्या जीपीआई एंकर का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। और जीपीआई एंकर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या ये मॉलिक्यूल्स यहां अपनी पोजीशन पे रहेंगे? नहीं रहेंगे। और ये मॉलिक्यूल्स अगर अपनी पोजीशन पे नहीं रहेंगे तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो सेल का ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और एक्टिवेट करके क्या कर देंगी? सेल का लाइसिस करा देंगी। और इसी की वजह से आपकी आरबीसी जो होती है वो लाइसिस कर जाती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? लेकिन नॉर्मली हमारी आरबीसी लाइसिस नहीं करती क्योंकि नॉर्मली पीगा जीन में म्यूटेशन नहीं होता है। एक और चीज, ठीक, और ये कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है वो डीएक्टिवेट कैसे रहती है? ध्यान से सुनना। जब नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें तो नॉर्मली हमारी चाहे ब्लड सेल्स हो, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, या हमारी बॉडी की कोई और सेल हो, इन सेल्स के अंदर जब नाइट का टाइम होता है तो रेस्पिरेटरी रेट लो होता है। नाइट के टाइम पे हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो लो होता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिल जाता है। रेस्पिरेटरी रेट लो है, रेस्पिरेटरी रेट लो है तो ऑक्सीजन भी क्या है? कम पहुंच पा रही है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है सेल के अंदर। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने की वजह से स्लाइटली मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलती है सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल का जो पीएच होता है वो कम हो जाता है। इस सेल का पीएच कम होना भी एक्टिवेट करता है किसको? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को। इस लो पीएच भी क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। और ये अगर एक्टिवेट हो जाएंगी तो हमारी सेल को किल कर देंगी। बट हम डेली रात को सोते हैं, लेकिन डेली तो ऐसा नहीं होता कि हमारी सेल किल हो रही है, क्योंकि यही CD55 CD59 जो है यही क्या करते हैं? रोकते हैं इसको एक्टिवेट होने से। तो रात को ये बात सही है कि रेस्पिरेटरी रेट लो होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, पीएच लो होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं होती है एक्टिवेट, क्योंकि उनको रोकने के लिए गार्ड बैठे हुए हैं। गार्ड कौन है? CD55 और CD59। और इनको पकड़े कौन बैठा है? गार्ड को बिठा के कौन रखा है? जीपीआई एंकर्स। और जीपीआई एंकर को बनाता कौन है? पीगा जीन, जिसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है इस पीएनएच में। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अगर पीगा जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो ये गार्ड नहीं होंगे, तो नाइट में अगर ये गार्ड नहीं होंगे तो नाइट में जैसे ही पीएच लो होगा, जैसे ही नाइट में पीएच लो होगा, गार्ड नहीं है, नाइट में पीएच लो हुआ, कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हुई, कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हुई तो उन्होंने क्या किया? आरबीसी का लाइसिस करा दिया। इसलिए नाइट में ही आपको देख रहा है कि आरबीसी का लाइसिस हो रहा है, इसलिए वर्ड यूज किया है नॉक्टर्नल। और आरबीसी का लाइसिस हुआ है तो हीमोग्लोबिन टूट के बाहर निकलेगा और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट होगा, इसलिए नाम दिया गया है हीमोग्लोबिनूरिया। नाम आया समझ में कैसे? प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। पूरा समझ में आ गया? नॉक्टर्नल क्योंकि नाइट में रेस्पिरेटरी रेट लो है, रेस्पिरेटरी रेट लो है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है और उसकी वजह से पीएच लो हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं क्योंकि पीगा जीन में म्यूटेशन हो चुका है। अब कोई जीपीआई एंकर और CD55 CD59 बचाने वाला नहीं है, इसलिए आरबीसी का होगा लाइसिस। आरबीसी का लाइसिस होगा रात में तो नॉक्टर्नल, और हीमोग्लोबिनूरिया क्योंकि हीमोग्लोबिन यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। यही पैथोजेनेसिस है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। पीएनएच में पीगा जीन में म्यूटेशन हुआ, जीपीआई एंकर नहीं बने, जिसकी वजह से CD5 CD59 ये दोनों अपनी पोजीशन पे नहीं है क्योंकि जीपीआई एंकर्स नहीं बने, तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आरबीसी का क्या हो जाएगा? लाइसिस हो जाएगा और हीमोग्लोबिन नाइट में यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तो यहां देखो, ये नॉर्मल आरबीसी है, यहां पे इसकी सरफेस पे CD55 CD59 है तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आते हैं लेकिन इनको कुछ नहीं करते, नो हीमोलाइसिस। लेकिन अगर मान लीजिए सरफेस पे, अगर मान लो पीएनएच वाले पेशेंट की आरबीसी है तो सरफेस पे CD55 CD59 नहीं है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आते हैं और इसका करते हैं, इस आरबीसी का हीमोलाइसिस करा देता है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ पीएच। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो म्यूटेशन है ये सोमेटिक म्यूटेशन, यानी किस में होगा? सोमेटिक सेल्स में होगा। हमारी पूरी बॉडी सोमेटिक सेल से मिलकर बनी हुई है, तो जिस भी एजेंट की वजह से ये म्यूटेशन हो रहा है वो हमारी सारी बॉडी सेल्स को अप्रोच नहीं कर पाता। सारी बॉडी की सारी सेल्स तब अप्रोच होती हैं जब कोई म्यूटेशन जर्म सेल्स में होता है, क्योंकि उस जर्म सेल से स्पर्म और ओवम बनते हैं, उससे एक नया बेबी बनता है, तो इसलिए पूरी बॉडी में वो ट्रांसफर होता है। क्योंकि ये म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स में हो रहा है इसलिए पूरी बॉडी की सेल्स इससे अफेक्ट नहीं होती, तो सम सेल अफेक्ट होती है और सम सेल अफेक्ट नहीं होती है, तो आपको डुअल पॉपुलेशन देखने को मिलती है।
यानी ऐसी भी सेल्स देखने को मिलेंगी पर्सन की बॉडी के अंदर, ऐसी भी आरबीसी देखने को मिलेंगी जो नॉर्मल है, जिनके अंदर CD55 CD59 प्रेजेंट है, और ऐसी भी आरबीसी देखने को मिलेंगी जिनके अंदर CD55 CD59 एब्सेंट। डुअल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। बात समझ में आई? अच्छा, क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो क्लिनिकल फीचर में मिलता है आपको ट्रायड। क्या मिलता है? ट्रायड मिलता है। ट्रायड का क्या मतलब है? 3 दिक्कतें। क्या 3 मेन दिक्कतें हैं? सबसे पहला हीमोलिसिस, वो तो कॉमन ही है, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, हीमोलिसिस। और आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा कब होता है? नाइट में होता है, तो नॉक्टर्नल। और आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो हीमोग्लोबिन निकलता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, हीमोग्लोबिन। तो पहली चीज हीमोलिसिस। लेकिन जो मैकेनिज्म आरबीसी में हो रहा है वही डब्ल्यूबीसी में हो रहा होगा, वही प्लेटलेट में हो रहा होगा, क्योंकि म्यूटेशन कहां हुआ है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में। म्यूटेशन तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल में हुआ था, और यही आरबीसी बनाती है, यही डब्ल्यूबीसी बनाती है, यही प्लेटलेट्स बनाती है। तो सिर्फ आरबीसी नहीं टूटती है, डब्ल्यूबीसी भी टूटती है, प्लेटलेट भी टूटती है, लेकिन आरबीसी का काउंट ज्यादा होता है हमारी बॉडी में, तो ज्यादा टूटने का नंबर उनका होता है, इसलिए हमने हीमोलिसिस को मेंशन किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा? पैनसाइटोपिनिया होगा। पैनसाइटोपिनिया मतलब पूरा ब्लड सेल काउंट ही डिक्रीज हो जाएगा, आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स तीनों कम होंगे। तीसरा इसमें जो देखने को मिलता है वो है थ्रोम्बोसिस। क्या देखने को मिलता है? थ्रोम्बोसिस। और ये ही मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पीएनएच। पीएनएच में किसी की डेथ होती है तो हीमोलिसिस और पैनसाइटोपिनिया की वजह से नहीं होती, थ्रोम्बोसिस की वजह से होती है। अब थ्रोम्बोसिस क्यों हुई? क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ था ना, उसने प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर दिया, प्लेटलेट्स एक्टिवेशन कर दिया और उनका एग्रीगेशन पावर बढ़ा दिया। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन क्या करता है? प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है, उनके एग्रीगेशन को बढ़ा देता है और ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स को एक्टिवेट करता है जो कोगुलेशन में हेल्प करते हैं और थ्रोम्बस बनाने में हेल्प करते हैं। तो इट प्रमोट थ्रोम्बोसिस। मोस्ट कॉमन थ्रोम्बोसिस जो आपको देखने को मिलती है वो है सीवीटी, सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस, एंड एचवीटी, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको हम बर्ड-चियारी सिंड्रोम भी बोलते हैं। समझ में आ रही? अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमें डिसीज की पॉसिबिलिटी बताता है, और कंफर्मेटरी टेस्ट जो हमें फाइनल रिजल्ट देता है, फाइनल रिजल्ट कि हाँ है या नहीं है, फाइनल। ठीक है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में 3 तरह के टेस्ट होते थे, हेम्स एसिडिफाइड सीरम टेस्ट, सुक्रोज लाइसिस टेस्ट। ये दोनों अब नहीं किए जाते। अब कौन सा किया जाता है? अब किया जाता है जेल कार्ड एनालिसिस टेस्ट, इसको हम पढ़ेंगे फिर। कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो होता है फ्लेयर टेस्ट, फ्लो साइटोमेट्री विद द एरोलाइसिन। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो जो होते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेल कार्ड टेस्ट के साथ। जेल कार्ड टेस्ट क्या है? स्क्रीन टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं? हम जेल कार्ड लेते हैं। तो ये जो आपको 2 जेल कार्ड दिख रहे हैं, एक जेल कार्ड ये है, एक जेल कार्ड ये है, 2 जेल कार्ड है और ये बीच में पार्टीशन है। ठीक है। अच्छा, इस जेल कार्ड में क्या होता है? CD59 होता है, मिडिल CD55 होता है, डेफ और कंट्रोल होता है। सेम CD59, CD55 और क्या है? कंट्रोल। 3 चीजें होती हैं और ये 2 हमारे पास जेल कार्ड है। अब हम क्या करेंगे? ब्लड सैंपल लेंगे और ब्लड सैंपल को यहां पे इनमें डालेंगे। अब देखो यहां पे ऑलरेडी CD59 और CD55 प्रेजेंट है, आपने ब्लड सैंपल डाला। अब ब्लड सैंपल में अगर मान लो आरबीसी है इस पे और यहां CD55 और CD59 प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहां प्रेजेंट है तो यहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो टॉप पे बनता है। तो बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर आपको देखने को मिल रहा है और टॉप पे देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तभी हुई है जब जो पेशेंट की जो आरबीसी थी उनके पास CD55 CD59 प्रेजेंट थे। बट अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं देखने को मिलता है टॉप पे और ये बॉटम पे देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये था कि इस पेशेंट की जो आरबीसी थी इसके पास CD55 CD59 प्रेजेंट नहीं थे। ये जो आपने ब्लड सैंपल डाला था वो बॉटम पे सेटल डाउन कर गया, वो बॉटम पे सेटल डाउन कर गया। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है और कॉम्प्लेक्स आपको देखने को नहीं मिलता है या बॉटम पे देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये था कि ये जो सेल्स थी इनके पास CD55 CD59 नहीं थे। तो बेसिकली आपको तो ये लग रहा होगा कि यहां से तो हमने फाइनल रिजल्ट दे दिया कि किसी पर्सन को ये नॉर्मल पर्सन है क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है और ये पेशेंट है क्योंकि इसके पास नहीं प्रेजेंट है। बट ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि यहाँ डुअल पॉपुलेशन होती है। क्या होती है? डुअल पॉपुलेशन होती है। एक ही पर्सन के अंदर ऐसी भी आरबीसी हो सकती है जिनके पास CD55 CD59 हो और ऐसी भी आरबीसी हो सकती है जिनके पास ये दोनों ना हो। डुअल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, इसलिए कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे और उसका नाम है फ्लेयर टेस्ट। फ्लेयर टेस्ट में क्या होता है? अब तुम एक बात बताओ, इस बीमारी का रूट कॉज क्या थे?
CD55 CD59 का ना होना? नो, एक्चुअल में इसका रूट कॉज था जीपीआई एंकर्स का फॉर्मेशन होना, जीपीआई एंकर्स का फॉर्मेशन ना होना, क्योंकि ये जीपीआई एंकर्स ही इनको बाइंड करके रख रहे थे और पीगा जीन में जो म्यूटेशन आया था उसकी वजह से जीपीआई एंकर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो दिक्कत थी जीपीआई एंकर्स का ना बनना। तो अगर कोई टेस्ट में अगर हम ये पता करें कि जीपीआई एंकर्स प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें एक्चुअल पता पड़ेगा कि पर्सन को पीएनएच है कि नहीं। अगर जीपीआई एंकर्स प्रेजेंट है तो उस पर्सन वो क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। और जीपीआई एंकर्स अगर एब्सेंट है तो वो किस पर्सन को क्या है, पीएनएच। क्योंकि मेन जो कॉज था वो तो जीपीआई एंकर्स थे ना। तो फ्लेयर टेस्ट में क्या करते हैं, जीपीआई एंकर्स का प्रेजेंस या एब्सेंस पता करते हैं। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें, पीएनएच में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, तो पहली बात तो हीमोलिटिक एनीमिया होगा। आरबीसी अगर इतना ब्रेकडाउन कर रही है तो क्या होगा, हीमोलिटिक एनीमिया होगा। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है, पेनसाइटोपिनिया होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सारे टूटने लगते हैं, सबका काउंट कम हो जाता है सेल ब्लड में, और थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगी प्लेटलेट एक्टिवेशन की वजह से। ठीक है, एक चीज और बतानी है कि जो पीएनएच होता है वो प्री न्यूप्लास्टिक कंडीशन भी होती है। क्या होती है, पीएनएच जो होती है वो प्री न्यूप्लास्टिक कंडीशन होती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स थी कहां, बोन मैरो में, इनके अंदर म्यूटेशन होता है। तो इनके अंदर म्यूटेशन होता है तो कभी कभी ये क्या करने लगती है, एबनॉर्मली लार्ज नंबर ऑफ सेल बनाने लगती है। तो ये कॉज करती है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, एबनॉर्मली लार्ज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बनाने लग जाती है। और कभी कभी क्या होता है, क्योंकि डिफेक्टेड ब्लड सेल्स बना रही हैं, तो डिफेक्टेड ब्लड सेल्स को वहीं बोन मैरो के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में पेनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, पूरी बॉडी में ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो कम देखने को मिलता है। तो ये पीएनएच जो है वो प्री न्यूप्लास्टिक कंडीशन है, इसमें आपको एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया भी देखने को मिल सकता है और एप्लास्टिक एनीमिया भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन से जो सेल्स बन रही है वो डिफेक्टेड बन रही है, डिफेक्टेड बन रही है तो बोन मैरो में ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो बॉडी में सेल्स आएंगी नहीं, क्योंकि जो बना रहा था वो वहीं पे खत्म हुई जा रही है। बात समझ आ रही है। अगर हम अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या है, तो बेसिकली इसमें बीमारी में दिक्कत क्या हुई थी कि जो कंट्रोल कर रहे थे CD55 और CD59, यही तो कंट्रोल कर रहे थे किसको, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को। इनको कंट्रोल करने वाले जो CD55 और CD59 थे वो नहीं है, तो कोई और अगर कंट्रोल करने वाला आ जाएगा इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को और एक्टिवेट होने से रोक देगा तो ये डिसीज ठीक हो जाएगी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ड्रग यूज करते हैं जिसका नाम है इक्विलीजुमेब। ये क्या करती है, एज अ इनहिबिटर काम करती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के लिए। तो इसका अल्टरनेटिव CD55 CD59 का अल्टरनेटिव हमने ले लिया इक्विलीजुमेब। ये एक ड्रग है जो एज अ इनहिबिटर काम करती है इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को, तो इनके एक्टिवेशन को इनहिबिट कर देगी, तो वो मतलब लाइसिस नहीं होगा। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी था, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट भी था। अगर आप इसको सप्रेस कर दोगे तो आपके अंदर मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर कोई पर्सन पीएनएच का पेशेंट है और आप उसको इक्विलीजुमेब दे रहे हो, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पीएनएच, पैराक्सिनोल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।